from the dust and the stars. Welcome to Grits and Glory. They came from nothing, now they standing tall. No silver spoons, just heart and brawl. Scars on their skin, but the soul's still gold. Fought in the silence, now the truth gets told. Sweat on the brow, dreams in the mud. Turned every fall to a fight full of the blood. No cameras, no clout, just hustle and pain. But they rose like the sun after coldest rain. They walk through the fire, now they breathe flames. Calm in faces, but they play no games. Skills honed in the dark, now the lights come on. It's time the world knows where true kings are born. नमस्कार दोस्तों, आपने हमें मनी एक्सचेंज के टाइम की बात बता रहे थे आप, जब आपने तंजानिया से निकल के आपने तंजानिया से आगे निकल करके बुरुंडी, रुवांडा होते हुए हम युगांडा पहुंचे। जी। तो युगांडा में काफ़ी बड़ी भारतीय कम्युनिटी थी, तो उन्होंने बहुत हेल्प की वहाँ पर। और वहाँ से जब हम निकले तो फिर हमने ड्यू वेस्ट जाना शुरू किया। तो पहला कंट्री जो आया वो था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लेकिन उस वक्त उसको जायर कहा जाता था जी, अंडर प्रेसिडेंट मोबूटू। वहाँ सड़कें, जितनी हमने खराब सड़कें देखी थी उनमें सबसे ज़्यादा खराब वो थी वहाँ की सड़क। ट्रैक्स जो थे, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती थी और बारिश से कीचड़ बहुत बन जाता था सब। तो अगर छोटा सा ट्रैक भी है तो वो कीचड़ से सना हुआ, और वहाँ पर और कोई साधन नहीं था, कोई ट्रेन ऐसी नहीं थी। वहाँ पर एक बताते हैं छोटी सी ट्रेन थी जो 2 गुस्सा मिल जाती थी कहीं पर, लेकिन बाकी सड़कों से आता तो ट्रक थे, बड़े बड़े ट्रक, उस वक्त के बड़े ट्रक। तो वो जहाँ से भी गुजर जाते थे वो सड़क मिट्टी को उखाड़ के फेंक देते। तो एक ट्रक निकल गया तो उसके बाद जो पीछे कोई आ रहा है उसको जाना मुश्किल। तो वहाँ पर इसलिए हमारी जो प्रोग्रेस थी मोटरसाइकिल राइडिंग की वो काफ़ी स्लो हो गई। और दूसरा, हम वहाँ 7 या 8 दिन थे उस देश में, और हर रोज बारिश होती थी। तो हमारे जो स्लीपिंग बैग भीग गए, हमारे कपड़े भीगे हुए, तो वो सूखने का कोई मौका ही नहीं था। रात को जब सोते भी थे तो स्लीपिंग बैग बिछाया और उसके ऊपर ही सो जाते थे, प्लास्टिक बिछा कर, क्योंकि वो गीला था। तो वहाँ पर एक शहर है किसिनगानी। 2 बड़े शहर हैं। किंशासा जो है उनकी कैपिटल है, वो समुंदर के साथ लगता है, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। और जो किसिनगानी है ये थोड़ा सेंटर की तरफ, नॉर्थ में। तो हमारा डायरेक्शन था किसिनगानी की तरफ। यहाँ पर करीब 40 मील पहले किसिनगानी से चलते हुए अचानक एक मोटरसाइकिल जो है वो बंद हो गया चल। इंजन बिल्कुल बंद हो गया। जितना को हमारे पास टूल से फैसिलिटी थी तो संपूर्ण सिंह जी ने पूरा ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, देखिए कि 40 मील जाने के लिए आप किसी को फ़ोन नहीं कर सकते, आप किसी को भेज नहीं सकते कहीं पर कि जाओ भाई आगे जा करके किसी को बुला के लाओ, कुछ करो। नथिंग पॉसिबल। और वहाँ पर सड़क के ऊपर में पगडंडी पे किसी का वेट करना कि कोई व्हीकल आएगा, तो यू मे वेट 2 days, but you may wait 2 weeks, nobody may come। तो हमने क्या किया कि मोटरसाइकिल की सेफ्टी के लिए ना, रात को हम जब रोकते थे तो मोटरसाइकिल को चेन लगा देते थे, लॉक कर देते थे चेन से। तो वो चेन था हमारे पास, तो उससे हमने वो दूसरे मोटरसाइकिल को बांधा। अब जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि 2 मोटरसाइकिल जा रहे हैं, एक मोटरसाइकिल का इंजन काम कर रहा है, दोनों मोटरसाइकिल सामान से लदे हैं और 4 आदमी बैठे हैं 2 मोटरसाइकिल, और एक इंजन खाली काम कर रहा है। और कांगो की खराब सड़क, दलदल वाली सड़कों से जा रहे हैं। दलदल वाली सड़कों से। तो देखिए, तो
तो उस दिन जो था वो 40 मील क्रॉस करने में हमें 2 ढाई घंटे 3 घंटे लगे शायद, तो हम किशनगंज पहुंचे। लेकिन उसी दौरान ये हुआ कि ये तो हुआ आफ्टरनून में, जो कि इंजन काम करना बंद कर दिया। लेकिन उससे पहले सुबह जब हम चलने लगे तो हमारे पास कैमरा था, मनमोहन सिंह का कैमरा था, वही ज़्यादा उसका ध्यान रखते थे। तो उन्होंने गलती से कहीं पर उसको रख दिया, अपना सामान मोटरसाइकिल पे बांध रहे थे जब वो, तो उठाना भूल गए। तो कुछ 10 एक मील हम चले गए तो तब याद आया उनको कि कैमरा तो उठाया नहीं। वापस गए लेकिन वो कैमरा नहीं मिला। तो उसमें बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह थी, वो चली गई, जैसे रुवांडा बुरुंडी वगैरह की पिक्चर्स थी, चली गई। तो उस दिन ये 2 हादसे हुए, एक सवेरे कैमरा गुमा और आफ्टरनून में मोटरसाइकिल गाड़ी ब्रेक खराब। डाउन। तो किशनगंज जब पहुंचे तो वहां पर ज़्यादा नहीं 4-5 इंडियन थे वैसे, और एक ये जो कराची के खोजे मुसलमान होते हैं ना, इनकी एक बड़ी दुकान थी। ओके। तो हम उन्हें वो दुकान दूर से देखी, तो हम चले गए उनके पास। तो हमने बताया कि भाई ये मोटरसाइकिल जो है काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने इमीडिएटली अपने वो उनका जो कोई मैनेजर वगैरह था उसको बुलाया। तो उसने जो वहाँ 2 कार मैकेनिक की दुकानें थी, तो उसमें से एक को बुलाया, वो आया, वो कहता भाई हम लोग मोटरसाइकिल तो हमने कभी कुछ ठीक किया नहीं, लेकिन हम इसको देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो फिर जब वो अपनी दुकान पर ले गए मोटरसाइकिल को, तो संपूर्ण सिंह साथ ही रह गए उनके। फिर अगले दिन मैं भी चला गया, तो उसका हेड खोला तो देखा कि उसका जो वैल्व है वो सीज हो गया। ओके। तो अब वैल्व रिप्लेस करने की बात आई। तो रॉयल एनफील्ड का तो वैल्व वहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं, हज़ारों मील तक। सो उन्होंने क्या किया, एक पुरानी जीप, वो जो अमेरिकन जीप हुआ करती थी, उसका कोई पुराना बैल पड़ा हुआ था, उसको मशीन करके उसको बना के रिकंडीशन करके वो सारे एरिया को लगा दिया, मोटरसाइकिल चल पड़ा। तो ये जो है पहला हादसा हुआ कि जिससे कि मोटरसाइकिल में जो प्रॉब्लम आई वो हम ठीक नहीं कर सकते, तो हमारे पास टूल्स नहीं थे। उसके बाद किशनगंज में हमें 3 दिन लगे, उसके बाद हम आगे निकल लिए। तो आगे वहाँ से फिर हम चले गए कैमरून से चाड, फिर नाइजीरिया। तो कैमरून में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, सड़कें वैसी ही थी, टूटी फूटी। और वहाँ ये था कि जगह जगह जो सेटलमेंट थी थोड़ी नज़दीक थी। जैसे कांगो में आप 100 मील चले जाइए तो कोई एक झोपड़ी भी नज़र नहीं आती, और 100 मील जाने के लिए आपको सारा दिन चाहिए। कई जगह होता था कि हमने सारा दिन 8-10 घंटे लगाए तो मुश्किल से 60 मील भी नहीं पार की। सो कैमरून में ये थोड़ी ठीक थी, और पहाड़ियाँ कम थी। तो जंगल घने थे, लेकिन उस पगडंडी के साथ साथ, ट्रैक के साथ साथ झोंपड़ियाँ हर 20-30 पे से नज़र आ जाती थी। तो उन झोंपड़ियों में भी रात को रहे, कुछ उसकी तस्वीरें हैं हमारे पास में। तो कैमरून में एक जगह हम रुके, छोटा सा गांव था, 10 एक झोपड़ियाँ थी वहाँ पर। तो उनका जो मुखिया था वो कहने लगा कि देखो यहाँ तुमको रहने की कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये छोटी छोटी झोंपड़ियों में मुश्किल से हम ही लोग रहते हैं। तो कहता है लेकिन मेरा घोड़ा जो है वो मैं बांध के रखता हूँ, वो एक झोंपड़ी में। तो कहता उस झोंपड़ी में तुम रात को सो जाओ, अगर रुकना है तुमने। तो उस रात हम, घोड़ा जहाँ बना हुआ था उसके साथ चारों हम
सिमट करके एक कोने में सो गए। सो मक्खियाँ और मच्छर जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने होंगे। बहुत। तो तो वो थोड़ी डिफ़िकल्ट नाइट थी एक। लेकिन इस तरह की और बहुत सारी रातें ऐसे ही गुज़री सड़क के किनारे कई बार। तो ये होता था कि हम मोटरसाइकिल खड़े करके दोनों सड़क के ऊपर ही पार्क कर लिया, पता है कि कोई नहीं आएगा 2-4 दिन। तो ये होता था कि रात के वक़्त जैसे कहा कि अच्छा 10 बजे से हम ड्यूटी लगाते हैं कि भाई 2 या 3 घंटे तुम ज़रा ध्यान रखना, रात को सोना मत। 3 घंटे के बाद दूसरे की ज़िम्मेदारी लगा दी सुबह 4 बजे तक। तो इस तरह से कई जगह पर हमने किया, ताकि अगर कोई जानवर नज़र आए, कुछ हो, तो मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दो, दोनों मोटरसाइकिल स्टार्ट करके हॉर्न बजाओ ज़ोर से, जानवर होगा। मतलब हमारे दिमाग में ऐसे विचार थे कि अगर ऐसे करो तो जानवर भाग जाएगा। सो अब मुझको पर्सनली सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अफ्रीका में वैसे सांप बड़े मशहूर हैं कि इतने बड़े बड़े सांप होते हैं, जहरीले सांप, सो ऑन सो फोर्थ। तो लेकिन हमने पूरे ट्रिप में अफ्रीका में एक सांप देखा, वो भी एक ट्रैक के ऊपर था, वो मरा हुआ था। जिंदा सांप हमने एक भी नहीं देखा। बाकी इन कंट्रीज में अलग अलग जगह पर आपको, जैसे आप सोचते हैं कि वो किसी भी छोटे से भी टाउन में कहीं चले जाओगे तो खाने को कुछ मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं थी वहाँ पर कहीं पर। अनटिल की कोई बड़ा शहर है थोड़ा, जहाँ पर की दुकानें हैं तो आपको कुछ मिले। वो से शहर बहुत थोड़े से थे हर कंट्री में। तो ये छोटे से जो गांव से जहाँ झोपड़ियाँ थी, वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं होता था। तो जो लोकल लोग जो कुछ खाते वो ऑफर कर देते थे। तो एक जगह हमें ऑफर किया कि वो किसी जानवर का मीट था हमारे लिए, तो मीट था, उसमें से अभी खून बह रहा था। वो प्लेट में रख करके ले आया। उसने क्या किया, उसको पत्थर पे रख के क्रश किया पहले अच्छी तरह से। तो कीमा तो नहीं बना, लेकिन थोड़ा नरम हो गया। उसके ऊपर सॉल्ट का इतना बड़ा सा पीस रख करके वो ले आया। अब हम उसको खाने लगे, चबाने लगे। फाइनली उसको निगल जाओ तो निगल जाओ भाई, वो चबाने से तो चबाते रहो आधे घंटे तक, तो फिर भी सॉफ्ट नहीं। सो लोग जो अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाते, अपनी जो गुडविल दिखाते हैं, लेकिन उनके पास जो वो खाते थे वही देते थे। बाद में पता लगा कि वो मीट जो था बंदर का था। ओह, तो वहाँ के अफ्रीका के जो I've seen this on तो Discovery. मतलब क्या क्या कुछ खाया वहाँ पर, ऐसे जो कुछ में मिल जाना लोगों ने दे देना, वो खा लेना। तो वर्म जो है, जो जैसे पुरानी लकड़ी पड़ी होती है ना, तो उसमें जो वो कीड़े लग जाते हैं। सुंडियाँ सी बन जाती हैं, हाँ, मैगट टाइप। हाँ, मैगट्स। वो वो लंबे से करीब 1-1.5 इंच लंबी, तो 1/4 इंच डायमीटर की। तो वो बड़ी डेलिकेसी है उनके हिसाब से। ओह। तो वो कई जगह पर उन्होंने ऑफर किया, हमने खाया। बाद में पता लगा कि भाई वो तो बड़ी हाई प्रोटीन है, वो तो पूरी प्योर प्रोटीन है। सो वैसे हम अपने साथ लेके चला करते थे, जैसे सूखा चावल है वो थोड़ा ले लिया, उसके साथ में सार्डिन का कैन या फिश का कोई कैन छोटा, या बीन्स का कैन। तो बहुत ज़्यादा कैरी भी नहीं कर सकते थे, सो 4-5 कैन अपने हिसाब से लेके चलते थे। लेकिन वो अगर हमने यूज़ कर लिए तो फिर अगला शहर जब कभी आएगा, कोई बड़ा शहर आएगा, तो वहाँ जाके फिर दोबारा खरीद सकते हो, वरना रास्ते भर में और कोई प्रोविजन नहीं। तो जो मैं आगे बता रहा था कि आपकी जेब में कितना भी पैसा है, अगर आपको लोकल लोग हेल्प नहीं करते तो आप कुछ नहीं कर सकते।
ट्रू सर। आप वहाँ खाना पैदा नहीं कर सकते, हम्म आप वहाँ रहने की जगह का इंतजाम नहीं कर सकते, लोकल लोग ही आपको हेल्प करेंगे तो पॉसिबल है। छोटे से गांव में रुक गए जहाँ 10-15 झोपड़ियाँ थी। तो रात को करीब 9 बजे काफ़ी सारे लोग वहाँ इकट्ठे होने शुरू हो गए जो वहाँ के नहीं थे, उस गांव के नहीं थे। तो मेरे को फ्रेंच बोलते ज़्यादा, इंग्लिश बीच में कोई कोई बोलता है, लेकिन ज़्यादातर फ्रेंच बोलते हो। तो मैंने एक आदमी जो हमारे साथ साथ था वहाँ, जब हम मोटरसाइकिल पार्क की और उन्होंने कुछ खाने पीने को दिया, तो वहाँ पर कम से कम था कि पका हुआ उनका जो मीट था पका हुआ, जैसे कि कोयले पे सेका हुआ इस तरह। तो लोग इकट्ठे हो गए, तो मैंने कहा कि ये क्या क्या हो रहा है, कहाँ से आ रही है? तो कहता है आज हमारा ये, तुम लोग जैसे पार्टी करते हो, आज ये पार्टी का दिन। तो लोग अपने साथ कुछ कुछ खाना लेकर के आ रहे, और उनकी जो अपनी कच्ची शराब बनाते हैं वो लेकर के आ रहे। तो आग जलाई, उसके चारों तरफ अपने वो ड्रम्स बजा रहे। तो वो पहली बार हमने देखा है कि वो सारी रात ही उनका चलता रहा। उसके बाद वहीं आग के पास ही सब सो गए, हम लोग भी वहीं सो गए। सवेरे उठे तो वो लोग अभी सब पड़े हुए। तो जब तक हम उठ करके मोटरसाइकिल पे अपना सामान वामान रखा, तब तक और 2-4 लोग जाग गए। तो उनको था कि हमने रात को एंजॉय किया कि नहीं। तो हमने कहा भाई तुम्हारी जो ये शराब है, ये तो हमारे लिए बहुत थोड़ी सी भी काफ़ी ज़्यादा थी कि इसमें नशा बहुत था। तो वो बताने लगा, उसने समझाया मेरे को कि 110% प्रूफ, 110% प्रूफ इसका। सो जैसे विस्की होती है इंडिया में आम, तो इस 80, आई मीन इट इज 40, so it's 80 proof. So सर there is ये 110 proof. इंडिया पे तो 75% प्रूफ पे 42% एबीवी होता है, तो 110 बताया, तो इट मस्ट बी समवेयर अराउंड 60-70 एबीवी होगा उसमें। वाओ। हाँ, तो वो प्योर अल्कोहल ही समझ लो आप। वेरी स्ट्रॉन्ग सर, और वेरी वेरी पोटेंट। सो हाँ, तो लेकिन ये चीज़ देखना कि लोग जो है अपना पार्टी करते करते और वहीं पे सो गए, ढेर हो गए बहुत बहुत बढ़िया सर। सारे के सारे। तो मतलब किसी सोसाइटी के बारे आप अगर जानना चाहें ना, तो ये है कि जब आप मोटरसाइकिल से ट्रैवल करते हैं तो आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कितने लोग जो हैं झिझकते हैं इस तरह की कि अपने आप को सबमर्ज कर दें इस तरह की अपॉर्चुनिटी में, कि ट्रू सर। आप उस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। तो हो सकता है उन लोगों ने भी हमारे बारे में चर्चा किया हो, बाद में आपस में बातचीत करते होंगे कि वो कैसे थे, एक ग्लास भी वो लिकर नहीं पी पाए। सो हम आज, मैं आज तक सोचता हूँ, मैं संपूर्ण सिंह जब भी बात करते हैं तो इस तरह की बातें बहुत सारी आती हैं बीच में। सो देखिए, मोटरसाइकिल पे चलना वो है आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। मेरे हिसाब से जो ट्रैवल है वो है कि आप कंटिन्यूस चलते रहते हैं। जब आप एक जगह पहुंच गए, आपका डेस्टिनेशन, हमारा अच्छा कि डेस्टिनेशन रात के लिए खाली होता था, वरना जैसे किसी जगह जाके 3-4 दिन हफ्ता भर रहना मेरे को पसंद नहीं। क्योंकि कि जब तक आप मूव करते रहते हैं, दैट्स द जर्नी आई एंजॉय। क्योंकि हर रोज आपको नए मौके मिलते हैं, आप नई चीज़ों से एक्सपोज होते हैं, नए लोगों से एक्सपोज होते हैं, नई वेदर कंडीशन से एक्सपोज होते हैं। सो अब हमारे जैसे ट्रिप में देखा जाए तो हमने -8 डिग्री मिनिमम और 136 डिग्री फ़ारेनहाइट मैक्सिमम
टेम्परेचर्स के बीच में ट्रैवल किया। ग्रेट सर, ग्रेट, सो कमेंडेबल। हम्म या ना, क्योंकि पता नहीं था हमें कि किस तरह की कंडीशंस हैं आगे जा जाके, और हम्म जो आगे चलते गए हम्म वो जो कंडीशन सामने आती थी उसी में से गुजरना है। हम्म ये नहीं कि इसको अवॉइड करके और किसी तरफ से चले जाओ, जैसे कि ये बारिश का मौसम है तो इस तरफ ना जाओ। अब हम्म हम प्लानिंग की बात करते हैं, ठीक है, जितनी को हमें नॉलेज थी हमने अपना प्लान किया था ट्रिप, हम्म तो लेकिन वो प्लानिंग इतनी बढ़िया थी, मैं बड़ा व्यंग से कह रहा हूँ कि वो प्लानिंग इतनी बढ़िया थी कि हम सहारा रेगिस्तान में उनकी भरपूर गर्मी में थे, और अमेरिका या यूरोप में हाँ, बिल्कुल उनके ठंडे टाइम में, जो कि भयानक होती है जब उस वक्त थी। भयानक, बिल्कुल जैसे पीक। कि हम न्यूयॉर्क पहुंचे हाँ फरवरी के पहले हफ्ते में, तो हाँ, न्यूयॉर्क, उसके बाद कनाडा, कनाडा, हम्म तो वो सारा का सारा एरिया जो है फरवरी में पूरा बहुत ही बर्फ से ठंडा जम होता है, जाता है। बहुत बर्फ पड़ती बिल्कुल सर। है। और हम्म जर्मनी वगैरह जो है, जर्मनी में हम नवंबर में थे, तो जबकि हम्म ऑलरेडी बर्फ पड़ चुकी थी वहाँ। हम्म सो सारा टाइम जो है आपको सदर्न फ्रांस, स्पेन ठीक था, लेकिन हम्म यूं यूं हम स्विट्ज़रलैंड से आगे होकर के ईस्ट की तरफ जाने लगे, बुल्गारिया, फिर वहाँ से रोमानिया होते हुए हंगरी, हंगरी से चेकोस्लोवाकिया, जो भी चेक रिपब्लिक है, तो हम्म पोलैंड, फिर वहाँ से बर्लिन होते हुए डेनमार्क हम्म से, तो वो सारा का सारा ठंड का समय था। हम्म कांगो में पहुंचे जबकि भरपूर बारिश का टाइम था उनका। हम्म सो प्लानिंग आप करते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा मीन्स नहीं है ना, तो आपका कंट्रोल नहीं रहता उस प्लानिंग के ऊपर। हम्म अगर आपके ट्रू पास सर। इंतजाम नहीं है, कपड़े नहीं ठंड के लिए, हम्म गर्मियों में तो चलो आप थोड़े कम पहन लो, लेकिन सर्दियों के लिए जो है आपके पास प्रॉपर अगर अटायर नहीं है, हम्म मुश्किल होता काफ़ी। जी। लेकिन अब मेरी कुछ तस्वीरें हैं, जैसे जब हम जर्मनी पहुंचे तो टाटा की हमारी कंपनी, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव की कोलैबोरेशन थी जर्मनी, डाimler बेंज, जो मर्सिडीज कार बनाते हैं, ट्रक बनाते हैं, उनके डैमलर साथ में। थी कोलैबोरेशन। हम्म तो जब हम स्टुटगार्ट पहुंचे जर्मनी में, तो हम उस कंपनी के गेस्ट थे, हम्म तो उन्होंने 6 दिन हमें वहाँ रखा। तो एक फ़ोटो है कि उनके जो चेयरमैन हैं वो बीच में खड़े हैं, और एक तरफ मैं, मनमोहन सिंह अपनी अपनी मोटरसाइकिल पे है। तो हम्म मनमोहन सिंह के पास तो फिर भी जैकेट वगैरह थी, वो पहने हुए हैं। मैंने एक स्वेटर पहना हुआ है, हम्म नीचे कुछ नहीं पहना हुआ, और उसकी जो स्लीव्स हैं वो भी मैंने ऊपर की हुई है स्वेटर की, तो मेरी बाहें नंगी हैं, हाँ, और उसका टेम्परेचर बाहर जो है आपको 32 डिग्री से नीचे है, जमीन पे हम्म स्नो पड़ी हुई। सो आदमी यूज टू हो जाता है, ये बॉडी जो है ना बड़ी रिजिलियंट है, आप इसको जिस तरह से ट्रीट करें, यूज टू हो जाती है बॉडी वैसे। हम्म अब देखिए, जैसे कि लोग जो है बाहर धूप लगती है तो ऐनक लगाते हैं, मैंने आज तक कभी ये धूप वाली ऐनक नहीं लगाई। एक बार हमें अल्जीरिया में एक सज्जन ने देखा कि हम सहारा डेजर्ट क्रॉस करके आए और हमारे पास में वो धूप वाली ऐनक नहीं, तो हम्म उसने हमें 4 ऐनक खरीद करके दी वहाँ। तो वो हम शहर में ऐसे गए तो वहाँ मैंने वरना कभी आज तक ऐसे भी यहाँ भी कभी नहीं पहनते, हम्म तो आंखें यूज टू हो जाती हैं। हम्म कुछ डेफिनेटली लोग सर। हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं तेज लाइट के, तो मुश्किल हम्म होती है उनको। लेकिन अगर आप बॉडी को अलाउ करें तो बॉडी यूज टू होने लगती है हर एक किस्म की हम्म सिचुएशन। हम्म तो हम्म जैसे कई बार मेरे को लोग पूछते हैं
कि जब अफ्रीका में मोटरसाइकिल चलाते थे सारा दिन दिन ऐसे कि झटके लगते हैं, सड़कें नहीं हैं, तो शाम तक तो आप काफ़ी बैक जो है शोर हो जाती होगी, लेकिन कभी महसूस ऐसा नहीं कि बैक शोर हो गई कि थकावट हो गई। कहते हैं थकावट कैसे नहीं हुई? मैंने कहा भाई जो भी हम कर रहे थे, जो मैं कर रहा था, आई वॉज एंजॉइंग इट सो मच कि थकावट का कोई नाम ही नहीं था। बिल्कुल सही बात है। सो कुछ एक बातें हैं, लोग जो है ना घुमा फिरा के पूछेंगे नहीं, लेकिन कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो ऐसा होता होगा। मैंने कहा देखो भाई, ऐसा है कि पूरे ट्रिप में 3 लोग थे, सब लोग बीमार पड़े, लेकिन मैं एक बार भी बीमार नहीं पड़ा। तब उसका ये नहीं है कि कोई मैं बड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रांग आदमी हूँ। मैंने आगे आपको बताया था कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम पैदा होने से है कि मेरा हार्ट वेल्व जो होता है मेल फॉर्म था। तो मतलब मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक प्रॉब्लम। सो उनके होते हुए भी आदमी जो है मैक्सिमम जितना भी इंजॉय कर सकता है करिए, और अगर कंप्लेन करते रहिए कि मेरे को तो ये प्रॉब्लम हो गई, वो हो गई, अब इसलिए मैं अब ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, तो फिर आपके बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आपने लगा ली उसमें। मतलब इट इज सो मोटिवेशनल कि भाई जब जब जैसे जैसे आप चीजें बताते हैं ना, तो आई कैन इमेजिन कि भाई वो इतनी संघर्ष, कितना संघर्ष है सर। मतलब पूरी आपने जैसा बोला कि भाई प्लानिंग तो आपने खूब करी थी, बट जिस समय आप निकले तो वो हर जगह की पीक कष्टदायी मौसम में आप पहुंचे वहां पे और आपको वो सारे कष्टों का सामना करना पड़ा। तो एक अपने आप में ये एक वैसे ही है कि यू हैव सीन ऑल द हार्डशिप्स, और उसके बाद आप उस सब को पूरा करते हुए अपने दोस्तों के साथ उसको पूरा करते गए, हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो यही जज्बा है सर जो आपको आज दूसरों से, एक आम लोगों से बहुत अलग बनाता है। इसी वजह से हम आपको लेजेंड बोलते हैं सर, मोटरसाइकिलिंग लेजेंड बोलते हैं। तो यही चीजें हैं सर, आगे हमारी जनरेशन को आपसे प्रेरणा मिलती है इस चीज की। जी जी। ऐसा है अनुराग कि देखो, अब जैसे आपने कहा कि कुछ कष्टदायक दौर से गुजरे हम, या कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरे, तो या तो देखिए ना आप उसको ऐसे लेके चलें कि भाई ये बहुत मुश्किल टाइम था और बड़ा मुश्किल से हमने पार किया। तो ये वर्ड जो है मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो मुश्किल है ना, ये जीवन का भाग है। अब जब हम अपने शहर में रहते हैं और रोजमर्रा की काम करते हैं ना, तो खुशी का मौका भी आता है, उसके साथ तकलीफ दे मौका भी आता है, और हम उसमें से गुजर जाते हैं। और जब आप मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं खास करके, तो आपको उस तरह के मौके दिन भर में कई बार मिलते कई बार मिलते हैं कि सही सर। तो या तो आप, तो हम ना उसको, चुनौती आपका शब्द सही था कि चुनौती की तरह लो कि भाई इसको, ये दीवार है, इसको पार करना है। तो पार कर लिया, आगे और कितनी चुनौतियां आएंगी पता नहीं, खासकर अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा, तो वो चुनौतियां जो हैं वो एक के बाद एक आनी शुरू हो जाती हैं। हाँ सो तो वो सारी चीज़ें जब आप दिमाग में रखते हैं ना, तो लगता नहीं कि ये कोई ऐसी ख़राब चीज़ है, कि चुनौती कोई ख़राब चीज़ है। हमारे यहाँ टेक्सास में एक कहावत है कि इफ़ समथिंग डोंट किल यू इट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। सो अगर कोई ऐसी चुनौती है जिसमें कि आपकी जान ना चली जाए, तो इट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग, इट विल मेक यू लिटिल वाइजर, कि आप दोबारा उसी तकलीफ में ना पड़े। सो इसलिए ना जब लोग ट्रैवल करते हैं तो वो हाईलाइट करते हैं, मैं मोटरसाइकिल ट्रैवलिंग की बात करता हूँ, मोटरसाइकिल राइड करते हैं, तो कि भाई कितनी डिफिकल्ट सिचुएशंस थी। देखो, डिफिकल्ट सिचुएशन इज पार्ट ऑफ राइडिंग।
कहीं थोड़ी ज़्यादा है, कहीं थोड़ी कम है, लेकिन हैं। आप अच्छी सड़कों पे भी चलते रहिए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सो जितना, क्योंकि जो मोटरसाइकिल की सवारी है ना, ये जो जानकार लोग हैं जिन्होंने रिसर्च की है, वो कहते हैं कि इट इज़ 30 टाइम मोर डेंजरस देन ड्राइविंग ए कार। नो, नॉट 30%, 30 टाइम्स, 30 टाइम्स। जिसमें आपको एक्सीडेंट का खतरा है, जिसमें आपको हर किस्म का खतरा है। सो इसलिए डेफिनेट। जो है आप अपने आपको एक्सपोज करते हैं इतने भारी डेंजर में, उतनी खतरनाक स्थिति में आप अपने आप को डालते हैं। तो ठीक है, आदमी उम्र के साथ साथ सीखता है कि भाई मोटरसाइकिल चलाते वक्त ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना, उस चीज़ का ध्यान रखना, लेकिन फिर भी मुश्किलें आती हैं। सो दैट इज़ पार्ट ऑफ राइडिंग। तो आप उसको या तो एंजॉय कर लो, और या आप उसको लेकर के कहो कि भाई ये तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो गई। डेफिनेटली सर, सो डेफिनेटली। मैंने तो हमेशा से इन सब चीज़ों को एंजॉय किया, हर चुनौती को एंजॉय किया, हर चुनौती को एज ए चैलेंज लिया, और पूरी कोशिश की कि भाई इसको कैसे ओवरकम किया जाए। सर, नाइजीरिया के बाद अफ्रीका में अपने आगे के एक्सपीडिशन के बारे में हमें बताइए प्लीज। नाइजीरिया में ही तो जब हम नाइजीरिया एंटर हुए तो कैमरून से नाइजीरिया क्रॉस करने के लिए एक रिवर है, तो उस रिवर में बाढ़ आई हुई थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो जो रिवर का पानी सड़क के ऊपर से जा रहा था, तो संपूर्ण सिंह जी ने जाके सारी जांच पड़ताल की, तो कहने लगे कि हमारा मोटरसाइकिल निकल जाएगा, कोशिश करते हैं। सो मैं मोटरसाइकिल ले करके चला, निकल गया, फिर 2 चक्कर और लगाए तो बाकी सब भी आ गए। तो जैसे ही हम नाइजीरिया में एंटर हुए तो थोड़ा जंगली इलाका था, जंगल थे वहाँ। तो अचानक से जंगल के बीच से 3 आदमी, जिनके हाथ में हथियार थे, राइफलें थी, वो निकल करके आए। उन्होंने हमें रोका और वो सारे अंग्रेज़ी बोलते थे। सो उन्होंने अंग्रेजी में हमसे पूछा कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे, बताया उनको, पासपोर्ट दिखाए। तो वो कहने लगे कि तुमको पता है कि नाइजीरिया में लोगों पे कितना जुल्म होता है, क्रिश्चियंस पे कितना जुल्म होता है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, मुझे नाइजीरिया के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ क्रिश्चियंस के ऊपर में बड़ा अत्याचार होता है, और हम, उसने अपना नाम बताया ऑर्गेनाइजेशन का, कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं और हम इसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। तो मैंने जो उनको जवाब दिया कि धर्म के नाम पे किसी किस्म का भी जो जुल्म है वो गलत है, और मैंने उसको पॉलिटिकल से ज़्यादा सोशल इशू बनाने की कोशिश की। तो मैंने कहा मैं हमेशा उन लोगों के साथ हूँ जिनके साथ जुल्म होता है। इवन मैंने अपने पाकिस्तान और इंडिया की बात की, जब पार्टीशन हुआ था तो कैसे, क्योंकि आपका रिलीजन अगर फ़र्क है तो आपको जान का खतरा हो सकता है। तो उन्होंने बातचीत सुनी, उसके बाद में कहने लगे आप जाइए, जा सकते हैं। उन्होंने हमें छोड़ दिया आगे जाने। और नाइजीरिया में कोई भारी इंसिडेंट नहीं थे, जब तक कि हम, एक शहर है वहाँ नॉर्थ में, कानो। तो हमने सोचा वहाँ कानो में जाते हैं,
वहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन होगी, तो देखते हैं कि वहाँ पर क्या सहायता हो सकती है। सो जब हम वहाँ से आगे चले तो 2 दिन लगे। कानों से हम करीब 50 मील पहले थे। तो वहाँ उन्होंने एक सड़क बनानी शुरू की थी। हम्म तो वो कच्चा था सारा रास्ता, तो वहाँ सड़क बनानी, तो बड़ी-बड़ी सड़क बनाने की मशीनें वहाँ लगी हुई थी हम्म और कीचड़ ही कीचड़ था। तो वहाँ पर जो हमने मोटरसाइकिल चलाते हुए हम्म थोड़ा-सा जो थोड़ा एक्सीलरेटर किया, तो एक मोटरसाइकिल के पिछले चक्के की 7 या 8 जो उसकी स्पोक्स थी वो टूट गई। तीलियां टूट गई। मतलब टॉर्क कितना हैवी था। हम्म और चक्का जो था वो जाम हो गया कीचड़ में, वो टूट गया। हम्म तो अब वो चक्का चलने लायक नहीं रह गया। हम्म तो हमने क्या किया, मोटरसाइकिल को किनारे ही कर दिया। कोई ट्रैफिक नहीं था ऐसा, खाली सड़क बनाने वाला जो इक्विपमेंट था वही था। तो हमने सोचा कि कानों तक जाते हैं। दूसरे मोटरसाइकिल से मैं और संपूर्ण सिंह चले गए। तो हमने कहा वहाँ से कुछ स्पोक्स वगैरह मिलेंगे तो ला के इसको रिपेयर करके ले जाएंगे। हम्म तो वहाँ गए तो पता लगा कि वहाँ कोई ऐसी मोटरसाइकिल की दुकान नहीं है हम्म जहाँ से आप स्पोक्स खरीद सकें या किसी किस्म के भी स्पोक्स मिल सकें आपको। तो वहाँ पर एक डॉक्टर थे, मिस्टर सिंह। तो वो अपने घर ले गए हमें, रात हम उनके घर पे रहे। तो अगले दिन वहाँ एक मर्चेंट थे, गुजराती मर्चेंट थे, वो दुकान थी उनकी। तो वो कहने लगे कि मैं अपने ये जो बिजनेस की वैन है मैं भेज देता हूँ तुम्हारे साथ, तो तुम लोग मोटरसाइकिल जो है इस वैन में रख के ले आओ। हम्म तो हम लोग गए, वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि मनमोहन सिंह रात से बहुत बीमार है। हम्म तो बहुत तेज बुखार उनको। तो वो सब वैन में बैठ करके मोटरसाइकिल को रखा, लेकर के आ गए। हम पहले सीधे हॉस्पिटल गए जहाँ मिस्टर सिंह डॉक्टर थे। हम्म तो उन्होंने जांच पड़ताल की तो कहने लगे इनको मलेरिया। ओह हालांकि हम पूरे अफ्रीका में हर रोज सवेरे कुनैन की एक गोली खाते थे जो हम्म कि मलेरिया के लिए दवाई है। हम्म तो लेकिन फिर भी उनको मलेरिया हो गया। हम्म तो डॉक्टर कहने लगे कि इनको तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, बहुत तेज बुखार है। तो उन्होंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया और बाकी जो दूसरे गुजराती सिटीजन थे जिनकी वैन थी, हम्म वो वैन से हम चले गए की दुकान पर, क्योंकि स्पोक्स जो थी खोजना वो बहुत ज़रूरी था, उसके बिना आगे जाना मुश्किल था। हम्म तो किसी ने बताया कि यहाँ पर एक कबाड़ी बाज़ार है। हम्म तो कबाड़ी बाज़ार में ऐसे पुराने पहिए वगैरह मिलते हैं मोटरसाइकिल के, हम्म वहाँ जाओ शायद तुम्हारे काम के लिए कुछ मिल जाए वहाँ। हम्म तो मैं और संपूर्ण सिंह गए वहाँ। तो वहाँ एक पुराने एरियल मोटरसाइकिल का चक्का था जिस पर टायर नहीं था, लेकिन रस्ट लगा हुआ, लेकिन उसमें स्पोक्स सारे थे। हम्म तो हमने मेजर किए कि उसके स्पोक्स जो हैं हमारे स्पोक्स से थोड़े से लंबे, लेकिन उनको काट के ठीक किया जा सकता है। हम्म तो हमने वो पहिया ले लिया और वहाँ पर एक दुकान थी हार्डवेयर की, जहाँ से कि थ्रेड करने के लिए जो डाई होती है, हम्म एक टैप होता है, डाई होती है। तो डाई खरीदी जिससे कि वो सेम थ्रेड उसके ऊपर में लगाया जा सके। हम्म और क्योंकि नाइजीरिया जो था वो ब्रिटिश कॉलोनी रह चुका था, हम्म तो वहाँ अभी तक वो ब्रिटिश सिस्टम ही चलता था ये टेक्निकल चीज़ों के लिए। हम्म तो जैसे है ना कि यूरोप में आपका सीजीएस सिस्टम है कि सेंटीमीटर वहाँ चलते हैं, लेकिन इंग्लैंड में अभी भी फुट फुट में नापा जाता है।
ट्वीट में। तो जो थ्रेड्स हैं वो भी ब्रिटिश स्टैंडर्ड वेटवर्थ के थ्रेड हैं, और यूरोप में जो है मैट्रिक थ्रेड चलते हैं। तो उसके जो व्हील में जो थ्रेड थे स्पोक्स के ऊपर, तो वो ब्रिटिश थ्रेड थे। सो हमने उसको काट के डाई से छोटा करके थोड़ा नए थ्रेड बनाए उस पर, और उसको रिपेयर किया, तो मोटरसाइकिल तो ठीक हो गया। तो डॉक्टर ने बताया कि वो 3 दिन तक कम से कम उनको हॉस्पिटल में रहना होगा। तो 3 दिन फिर हम वहीं रहे, चौथे दिन फिर हम वहाँ से चले। तो हम वेस्ट अफ्रीका की तरफ निकल गए। तो उस वक्त तो बहुत थोड़े से कंट्री होते थे वहाँ पर, अभी तो वेस्ट अफ्रीका में कम से कम 10 नए कंट्री, लेकिन उस वक्त कंट्री बहुत थोड़े से होते थे। तो हमारा इरादा था जाने का माली। माली से होते हुए हम जो उनका सहारा डेजर्ट है उसको क्रॉस करके मोरक्को की तरफ जाएंगे, ऐसा प्लान था। लेकिन माली में जाके पता लगा कि अगर हम और आगे गए तो उनकी जो रिवर है उसमें एक बोट चलती है जो कि हमारे मोटरसाइकिल उस पर रख के हम आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर बारिशें होंगी तो रिवर में पानी होगा, और अगर नहीं होगा तो बोट नहीं जाएगी। तो हमने कहा भाई कितना टाइम लग सकता है ये? तो कहते हैं देखिए 1 साल हुआ था कि बारिश हुई नहीं तो बोट चली नहीं। वैसे आपको 1 हफ्ता वेट करना पड़ सकता है, 1 महीना, 3 महीने, कोई नहीं बता सकता पानी कब आएगा रिवर में। हमने कहा भाई ये तो मुश्किल हो गई। तो फिर हमने वहां पर से रास्ता निकाला नाइजर की तरफ। तो नाइजर है जहाँ प्रॉपर सहारा डेजर्ट शुरू होता है। तो नाइजर से हम निकले तो आगे उनका शहर आता है अगादीज। हम अगादीज पहुंचे तो अगादीज उनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो वहाँ पर उनकी इमिग्रेशन और कस्टम्स वगैरह सब वहीं होता है, हालांकि वो कंट्री के ऑलमोस्ट 100 मील अंदर है। तो वहाँ पर हमें बताया वहाँ के जो पुलिस वाले थे कि आप ऐसे सहारा डेजर्ट में इस तरह से नहीं जा सकते, आपके पास वो फर्स्ट एड किट होना चाहिए जिसमें कि स्नेक एंड स्कॉर्पियो पॉइजन को काउंटर करने के लिए दवाइयाँ होनी चाहिए, क्योंकि इस सहारा डेजर्ट में बहुत स्नेक और स्कॉर्पियन। और दूसरा, आपको किसी बड़े ट्रक को फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर रास्ता आप लोग भूल गए कहीं डेजर्ट में तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। हमने कहा क्यों, आपके यहाँ तो मिलिट्री है, पुलिस है। तो कहने लगे आपके आने से 2 हफ्ते पहले मिलिट्री की एक जीप गश्त लगाने के लिए गई थी डेजर्ट में, लेकिन वो वापस नहीं आए कभी, और हम उनको खोज भी नहीं पाए। तो हमने 2 दिन वेट किया। तीसरे दिन एक ट्रक आया, तो तीसरे दिन उस ट्रक को हमने फॉलो करना शुरू किया। कि बात ये थी कि भाई हमारे पास तो उस तरह का फर्स्ट एड किट था नहीं, और ना ही उस शहर में कहीं अवेलेबल था, लेकिन उस ट्रक वाले के पास था वो सब। तो हमने 2-3 घंटे उसको फॉलो किया, तो वो एक डिफरेंट रास्ते पे चला गया। उसका काम था कि जो सप्लाईज हैं छोटे छोटे गाँवों में जो कि मेन रास्ते से हट गए हैं वहाँ जाके देना। मैंने कहा अगर हम लोग इसको फॉलो करते रहे तो हम तो दिन भर में 50 मील भी नहीं जा पाएंगे। सो हमने अपने ओन पे क्या डिसाइड कर लिया कि हम अपने रास्ते चलते हैं। हालांकि उस ट्रक वाले ने हमें नसीहत दी कि नहीं ऐसा मत करो, हम चल पड़े। तो पहले दिन तो रात को डेजर्ट में ही सोए तारों के नीचे। लेकिन उसमें ट्रक वाले ने हमें ये बताया कि अपने पास एक छोटा सा स्टिक रखो, जहाँ पर भी बैठना हो या कोई पत्थर है उसको तुमने उठाना है
या सैंड पे बैठना है तो पहले उससे स्टिक से थोड़ा उस जगह को अच्छी तरह से हिलाओ, सैंड को हिलाओ या पत्थर को उल्टाओ, क्योंकि मोस्टली पत्थरों के नीचे स्कॉर्पियंस होते हैं और सैंड में रात के वक्त जो है स्नेक जो अंदर घुसे होते हैं। तो हमने वो किया, उस चीज़ को फॉलो किया। तो पहली रात उसे कटी। तो अगली रात जब हम करीब 4 बजे के करीब आफ्टरनून में हमने बकरी की आवाज़ सुनी। तो अब ऐसे डेजर्ट में जहाँ पर कि सारे दिन में आपको कोई नज़र नहीं आता, बकरी की आवाज़ कहाँ से, पूरा रेगिस्तान। तो उसके बाद हमने देखा कि और उसके साथ उस एक बकरी के साथ और कई बकरियां, और उसको एक जो है शेपर्ड लड़का वो लेकर के उनको जा रहा। तो हमने उसको पूछा कि भाई ये कहाँ तुम इसको डेजर्ट में लेके घूम रहे बकरी? तो कहता है यहाँ पर एक ओएसिस है, जहाँ जमीन से पानी निकलता है, उसके चारों तरफ हमारे थोड़े से घर हैं, झोपड़ियाँ हैं, तो वहाँ हम रहते हैं। तो जब पानी खत्म हो जाता है फिर हम मूव कर जाते हैं और कहीं चले जाते हैं। तो वहाँ गए, वहाँ जमीन से पानी निकल रहा है, सल्फर की स्मेल वाला पानी जो है, गर्म पानी जमीन से निकल रहा है। तो रात हमने वहाँ काटी। तो इतने वो हॉस्पिटेबल लोग थे कि उसी जगह पे मेरे को पता है उनके पास में खाने आने के लिए सामान नहीं होगा। तो हमारे पास जो पोटली में चावल थे तो हमने उन्हें दे दिए। मैंने कहा कि ये सारे चावल आप बना लीजिए, जितने आपकी मर्जी हो, थोड़े से हमें दे दीजिएगा, बाकी ये सारे चावल आपके। तो बड़े खुश हुए, उन्होंने चावल बनाए तो साथ में बीन्स बना के उन्होंने हमें खिलाया। तो पहला मौका था देखने का ओएसिस क्या होता है। तो वहाँ पर खजूर के पेड़ निकले हुए, उन्होंने सब्जियां उगाई हुई। तो मैंने कहा कि ये तुम लोग के यहाँ सामान कहाँ से आता है? तो कहता है ऐसे कोई ट्रक आता है तो उसके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा सामान हो तो हमें दे देता है, वरना हम वेट करते हैं। और फिर यहाँ से अगर कोई हमारे यहाँ से दूसरे गांव में जाता है। तो अब जब हम आगादीश से चले तो जो बॉर्डर क्रॉस किया वो हुआ आपको अल्जीरिया में। तो जब बॉर्डर तक हम पहुंचे तो क्योंकि हमें हिदायत थी कि आप ट्रक को फॉलो करके जाएं, तो जब हमने दूर से देखा जो उनका कस्टम का एरिया था वो क्या था, 4-5 मिट्टी के जैसे कच्चे मकान होते हैं ना, तो उस तरह के 3-4 छोटे छोटे से मकान बने हुए थे वहाँ। तो दूर से हमने देखा तो हमने देखा कि तो वहाँ पर ये ट्रक वगैरह जो थे वो कई डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे थे। तो वहाँ पर 3 ट्रक हमने देखे। तो हम एक के पीछे से हो लिए जैसे कि उसी के साथ अब आए। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर इमिग्रेशन वगैरह नहीं करते, तो आप चले जाइए अल्जीरिया के अंदर, तो आपको 1.5 दिन लगेगा करीब। तो शहर आएगा तमन राशिद। तमन राशिद में आप तो वहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं सारे, तो वो आपका ये काम करेंगे। तो रात को हम वहीं पर सो गए, उनके वहीं पे स्लीपिंग बैग बिछा के सैंड पर। अगले दिन वहाँ पहुँचे तो वहाँ छोटा सा शहर था, पॉपुलेशन थी 700 या 800 लोग रहते थे वहाँ। इवन वहाँ एयरपोर्ट भी था, हफ्ते में एक बार प्लेन आता था। तो हम वहाँ एक रात वहाँ रुके और उसके बाद फिर आगे चल पड़े। तो रेगिस्तान का जो सहारा डेजर्ट, इसको सेंट्रल सहारा कहते हैं। एक सहारा डेजर्ट है जो इजिप्ट से शुरू होकर सूडान की तरफ जाता है। एक जो है मोरक्को से शुरू होकर के और वो साउथ की तरफ जाता है। तो दोनों तरफ जो है, अब ऑलरेडी हम जो ईस्ट की तरफ सहारा डेजर्ट था वो हम क्रॉस कर चुके। वो मुश्किल नहीं था क्योंकि सेटलमेंट्स पास थी। लेकिन ये सेंट्रल सहारा कोई नहीं क्रॉस करता, कारण कि यहाँ जो सारे डिस्टेंस है 700 मील का, तो उसके बीच में खाली
एक सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट, और एक वो जो ओएसिस है वो है। तो अब 300 मील निकल जाए, कुछ नहीं है रास्ते। सो आज तक भी लोग नहीं जाते उधर। सारे लोग जो हैं मोस्टली यूरोप से आएंगे ट्रैवल करने वाले मोटरसाइकिल पे, वो मोरक्को आएंगे, मोरक्को से मॉरिटेनिया, और मॉरिटेनिया से फिर आगे डकार वगैरह की तरफ निकल जाते। तो इसके आगे उनका जो एक और शहर था वो इंसाले, वहाँ भी एयरपोर्ट था, लेकिन वो ये 1 हफ्ते में फ्लाइट आती। तो लोग जो थे तो इन सब जगह पे एक एक रात ही काटी, ज़्यादा हम रुके नहीं। तो इसके आगे फिर ये सारा अल्जीरिया चल रहा है। तो इंसाले से भी आगे जा कर के एक जगह से पक्की सड़क, ये तो सारा का सारा डेजर्ट था। तो इसमें जो सड़क थी उस वक्त वो ये थी कि सैंड है, उसके ऊपर आपको कैसी ट्रक के निशान मिल जाएंगे सैंड पर, और हर 5 किलोमीटर पे ये लगा हुआ था, एक पोल लगा हुआ था, करीब 15-20 फुट ऊंचा, वाइट कलर का, दूर से आपको दिखाई दे। तो अब उसको फॉलो करके जाइए, तो सड़क थी। लेकिन उसमें तो कई बार वहाँ सैंड स्टॉर्म आते हैं तो कोई पोल गिर गया तो 10 किलोमीटर तक नजर नहीं, तो फिर आपको अंदाजा लगाना पड़ता। तो हमारे पास कंपस वगैरह कोई चीज नहीं थी। तो ये जो थे अपने, ये डेजर्ट की अपनी चुनौतियां हैं, अपने हैजर्ड्स हैं वहाँ पे। तो एक बार किसी ने हमें पूछा था कि आप जब सहारा डेजर्ट एंटर करने लगे तो आपके मन में ये विचार नहीं आया कि यहाँ अगर कहीं कोई ब्रेक डाउन हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए आपका, तो क्या होगा, क्योंकि हेल्प तो कहीं से आएगी नहीं। मैंने कहा उतना दूर तक का तो हमने कभी सोचा ही नहीं। बाकी जब घर से चले थे तो ये सोच के चले थे कि भाई जहाँ तक पहुँचेंगे पहुँचेंगे, तो अगर वहीं जाके अंत है तो वहीं जाके अंत है, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि मोटरसाइकिल को पे कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेन ना डालें ताकि वो ख़राब हो, और हम सब अभी अच्छी हेल्थ में हैं। तो उसके लिए हमें करीब 18-20 दिन लग गए थे क्रॉस करते। कई बार दिन भर में खाली 30-35 सैंड में। सो लेकिन ये हुआ कि जब तक हमने सहारा डेजर्ट क्रॉस किया, हमारे बाहों की स्किन निकल गई थी, हमारे ओंठों की स्किन निकल गई थी, हमारे गाल की स्किन निकल गई थी। दर्द की अब सारा दिन जो है बड़े हाई टेम्परेचर में, और ह्यूमिडिटी नहीं के बराबर। तो लोग कहते थे आपके पास इतना पेट्रोल होना चाहिए, इतना पानी होना चाहिए पर डे क्रॉस करने के लिए। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा तो कोई इतना इंतज़ाम था नहीं कि पानी भी इतना रखें, पेट्रोल भी। हमारे पास था कि पेट्रोल पूरा था, हमने अंदाज़ा लगाया कि ये हमें इस पार तक ले जाएगा, इंसाले तक ले जाएगा। और पानी जो था हमारे 1 गैलन का एक था छोटा, फिर 5 गैलन का एक बड़ा प्लास्टिक का जग था ऐसे। लेकिन पानी रास्ते में अवेलेबल हो गया 2-3 जगह, जैसे उस ओएसिस में, वहाँ से पानी भर लिया हमने फिर से, लेकिन पेट्रोल वगैरह उनके पास नहीं। तो जब हम इंसाले से करीब 60 मील पहले थे तो वहाँ एक जगह हमने देखा कि ऑयल एक्सप्लोरेशन करने वाले ट्रक हैं, लोग हैं, तो छोटा सा उनका ट्रक बना हुआ था। तो उन्होंने तो हमने उनसे पूछा कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पेट्रोल है?
तो कहने लगे देखो हम तो यहाँ से बंद करके अब जा रहे हैं, आज हम चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन हमारे पास ये जो बड़े बड़े ड्रम पड़े हैं 50 गैलन वाले, तो इनमें नीचे कुछ पेट्रोल बचा होगा, तो उनमें से अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। तो हमने देखा उसमें सैंड के पार्टिकल से बहुत, और में भी 1 गैलन पेट्रोल होगा उसके अंदर में। तो हमने उसको वो डबल लेयर में कपड़ा रख करके छान लिया और एज एक्स्ट्रा रख लिया कि भाई अगर कहीं ख़त्म हो जाए तो कम से कम और 2 गैलन पेट्रोल है। तो उस कंपनी का नाम था, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी है, सोनाट्राच। तो वो नेशनल कंपनी है अल्जीरिया की ऑयल एक्सप्लोरेशन की। ओके। तो जब तक हम अल्जीर सिटी पहुंचे, अल्जीरिया, टुनीसिया होकर के अल्जीरिया पहुंचे, अल्जीर सिटी में, तो ऑलरेडी वहाँ अखबारों में आ चुका था कि ऐसे 2 मोटरसाइकिलों पे 4 इंडियंस जो हैं आ रहे हैं, और हमने उनकी हेल्प की कि पेट्रोल ख़त्म हो गया था। उन्होंने अपनी तरफ से उसको स्टोरी को बनाया कि हमने उनकी हेल्प की, उनको पेट्रोल ख़त्म हो गया था, हमने उनको पेट्रोल दिया। तो वहाँ पर हमारी बड़ी भारी खातिर हुई कि शहर में हम कहीं चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में कुछ खा लें, कभी किसी ने पैसे नहीं दिए। कहते हैं तुम हमारे शहर के गेस्ट हो। और वहाँ पर जो हमारे एम्बेसडर थे, मिस्टर सान्याल, बंगाली सज्जन थे, तो उन्होंने हम अपने घर पे बुलाया, खाना वाना हुआ, तो उन्होंने एम्बेसी में ही हमें ठहराया कि जहाँ भारत से बड़े पॉलिटिशियन जाते हैं, कोई अल्जीरिया, तो वहाँ पर हमें उन्होंने ठहराया अपने पास। सो बड़ी खातिर की, और 4 दिन रहे हम, 4 या 5 दिन हम वहाँ रहे। फिर वहाँ से हम चले मोरक्को की तरफ। तो मोरक्को ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से, और सड़क भी बहुत अच्छी थी उनकी, पक्की सड़क थी। लेकिन ये अल्जीर सिटी पहुँचने से पहले, जहाँ डेजर्ट ख़त्म होता है और कच्ची सड़क उनकी जो सड़कें ख़त्म होती, तो जहाँ से पक्की सड़क शुरू होती, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि हम मुश्किल से 20 मील गए होंगे पक्की सड़क पे। बहुत अच्छा लगा कि बहुत ज़माने बाद पक्की सड़क नज़र आई। और चल रहे तो अचानक एक मोटरसाइकिल का जो पहिया है पंचर हो गया। तो हमारे पास स्पेयर ट्यूब होती थी, तो हम क्या करते थे, वो 20 मिनट चाहिए थे हमें, 20 मिनट में हम वो ट्यूब चेंज कर लेते। तो मनमोहन सिंह मोटरसाइकिल चला रहे थे जब हुआ, तो उन्होंने अपना आराम से बैठ करके वो सड़क के ऊपर ही उसको चेंज कर रहे। तो इतने में एक मिलिट्री का व्हीकल आया, उसमें 10 एक मिलिट्री वाले होंगे, सब कूद के नीचे उतरे और अपनी राइफल्स हमारे ऊपर तान दी। अब वो सारे अरबी बोलने वाले या फ्रेंच बोलते, हमें बिल्कुल नहीं किसी कोई लफ्ज़ आता। ठीक है, अरबी में 1-2 लफ्ज़ बोल देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक आदमी को वहाँ छोड़ दिया, जो बंदूक ताने हमारे पे खड़ा रहा, और सब चले गए वहाँ से। हम जैसे खड़े थे, खड़े हैं, जो बैठा है बैठा है, हम हिले तक नहीं। तो करीब 15 मिनट के बाद वो व्हीकल वापस आया। तो उसमें से एक जो अफसर जैसा लगने वाला आदमी था वो उतरा। उसने सबसे पहले वो जिसने बंदूक हमारे पर तान रखी थी उसको दूर हटाया हमसे। तो फिर वो अंग्रेजी में हमसे बात करने लगा। तो कहता है कि यहाँ से जहाँ तुम आ रहे हो, यहाँ से आप करीब 10 मील पहले आपको एक साइन मिलना चाहिए। वहाँ पर साइन है लगा हुआ कि नो स्टॉपिंग फॉर नेक्स्ट 20 माइल्स, किलोमीटर, जो भी उन्होंने लिखा होगा। तो मैंने पूछा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं था,
कहता नहीं, वो पीछे हमारा एयरफोर्स बेस है, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ रुक के कोई फोटो ले, कुछ करे। कहता आपने कोई फोटो तो नहीं ली? हमने कहा नहीं, फोटो। तो फिर वो कहने लगा कि अच्छा, हम यहाँ खड़े होते हैं, जल्दी से आप इसको मोटरसाइकिल को ठीक कीजिए और फिर हमारे सामने चले गए। तो वो एक थोड़ा सिचुएशन थी जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं, क्योंकि लैंग्वेज ना आने की वजह से, और वो पता नहीं, ये जो वायलेशन था हमारा, ट्रैफिक वायलेशन, बड़ा सीरियसली ले रहे थे। तो वहाँ से जब हम चल पड़े, आगे आबादी शुरू हो गई, उसके बाद सब ठीक। तो फिर हम अल्जीयर सिटी से जो चले तो मोरक्को पहुँचे। मोरक्को में हमने काफ़ी ट्रैवल किया, क्योंकि उस शहर में हिस्ट्री बहुत है। जैसे उनका शहर जो फैज़ है, वो उस एरिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। फैज़ की लाइब्रेरी जो है, अरबी की लाइब्रेरी, दुनिया में मशहूर है। तो ऐसे वहाँ कुछ दिन घूमने के बाद फिर हम उनका जो शहर है तंजीर, वहाँ पहुँचे। तो तंजीर जो है वो काफ़ी पुराना शहर है, और वहाँ पर हमने 2 दिन बिताए, और उसके बाद हम वहाँ से प्लान किया कि अब यहाँ से स्पेन चले जाएंगे। सो फेरी है, वो 2-3 घंटे लगते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करने के लिए, और वो आपको स्पेन पहुंचा देते हैं। सो इस तरह से अफ्रीका का सारा भ्रमण हो गया, और अब हम यूरोप में आ गए थे। यूरोप पहुंच गए। अब यूरोप, अब वहाँ तो पक्की सड़कें हैं, सब है, और मौसम भी अच्छा था। सितंबर का मिडल था करीब, तो मौसम बहुत अच्छा था उस वक्त।